हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे संघ व्यवस्था की बात करेंगे। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। इसमें एग्ज़ाम में प्रीवियस एग्ज़ाम में भी आता है, एमसीक्यू में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और मेंस पे भी इसका क्वेश्चन आता है। एमसीक्यू में इसके काफ़ी इंपॉर्टेंस हैं। अगर संघ की परिभाषा मुख्य बिंदु का विस्तार से नोट की अगर चर्चा की जाए, अगर परिभाषा की बात की जाए, संघ का अर्थ है भारत के सभी राज्यों और संघ क्षेत्र का एक ऐसा राजनीतिक संवैधानिक संगठन जो एक ही संविधान और एक ही केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है। अगर परीक्षा की परिभाषा की बात की जाए, संविधान के अनुसार राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त राजनीतिक संगठन को ही संघ कहा जाता है। अगर इसकी और बात की जाए, संविधान में संघ का स्थान क्या है, कौन से भाग में है और कौन कौन से अनुच्छेद में है। अगर भाग की बात की जाए, भाग 5 में संघ की बात की गई। अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 52 से 151 तक में इसका उल्लेख है। इसमें संघ की कार्यपालिका, विधायिका और वित्तीय संस्थान का वर्णन है। अगर संघ की अर्थ का बात किया जाए, भारत एवं संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम वाला देश है, लेकिन संविधान में फेडरलाइजेशन शब्द के स्थान पर यूनियन ऑफ स्टेट राज्यों का संघ के शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है कि भारत कई राज्यों से मिलकर बना है, परंतु राज्यों के बीच कोई समझौता का परिणाम नहीं है। ये समझौता के माध्यम से नहीं हुआ, ये एकीकरण के माध्यम से हुआ है। संविधान में संघ शब्द का क्यों उपयोग किया गया है? संविधान निर्माताओं ने संघ शब्द का इसलिए चुना क्योंकि भारत राज्यों के बीच किसी संधि से नहीं बना है। कोई भी राज्य अपनी इच्छा से भारत से अलग नहीं हो सकता है। जैसे कोई राज्य है, यूपी, उत्तर प्रदेश है, सोचो कि अगर खुद के हिस्सा से अलग होकर कुछ अपना कंट्री या देश, कुछ राज्य देश बनाना चाहे तो वो अपने मन से नहीं बन सकता है। भारत की एकता अखंडता सर्वोपरि है। केंद्र सरकार को पर्याप्त शक्ति दी गई है। शक्ति पर्याप्त है, इसीलिए तो राज्य अपने मन से अलग नहीं हो सकते हैं। अगर संघ की मुख्य विशेषता की बात की जाए, भारत राज्यों का संघ है। जैसे कई राज्य, जैसे 28 राज्य, 8 केंद्र शासित जो मिलकर बने हैं, वही संघ मिला के भारत का राज्यों का संघ बना है। भारत का एक ही संविधान है, कुछ ऐतिहासिक अपवाद को छोड़कर। पूरे देश के लिए एक ही केंद्र सरकार है। अपने भारत में एक ही केंद्र सरकार है, बाकी राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार है। ये व्यवस्था है, लेकिन केंद्रीय सरकार की बात की जाए तो एक ही केंद्रीय सरकार है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। केंद्र क्या करेगा, राज्य क्या करेगा, उनके शक्ति को विभाजन है। संप्रभुता, एकता और अखंडता सर्वोच्च है। मतलब वो खुद का डिसीजन है, एकता तो है ही है और अखंडता भी। कोई राज्य भारत से अलग होने का अधिकार नहीं रखता। ये भी उल्लेख किया गया है कि मतलब जैसे कोई राज्य है, जिसे हटना चाहे तो नहीं हट सकता है। संविधान तो अपना सर्वोच्च तो है ही है। अगर बात की जाए कि संघ की आवश्यकता क्यों पड़ी है, संघ की आवश्यकता किस लिए पड़ी है? संघ की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि पूरे देश को एक समान शासन व्यवस्था, मतलब एक कानून, एक शासन, एक व्यवस्था में रखने के लिए संघ की व्यवस्था पड़ी। राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, दुनिया के लोग आए हैं, शासन वगैरह किए हैं, उसी से सीख मिलकर ये इसी जैसी व्यवस्था को बनाया गया है। अगर आर्थिक विकास का भी समन्वय की बात की गई है, राज्यों के बीच सहयोग बनाए रखने की भावना भी कही गई है, देश की एकता अखंडता की रक्षा की बात कही गई है। अगर बात की जाए संघ के प्रमुख अंग की बात की जाए
तो इसमें संघ के प्रमुख अंगों के में बात की गई है। कार्यपालिका हो गई है, कार्यपालिका में आता है जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद इत्यादि जो कार्यपालिका के तहत आते हैं। अगर विधायिका की बात की जाए तो विधायिका होती है जैसे संसद हो गया, संसद में लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया। अगर राज्य की विधायिका की बात करें विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया। जैसे विधान परिषद कुछ कुछ जगह पर है, सब जगह नहीं है। उच्चतम, अगर न्यायालय की बात की जाए तो उच्चतम न्यायालय है केंद्र के स्तर पर। अगर राज्य के स्तर पर बात की जाए तो हाई कोर्ट है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तट की बात की जाए तो भाग 4 भाग 3 में कोई राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, ये तो आपने पहले ही पढ़ा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। भारत राज्यों का संघ है जो एक संविधान और एक राष्ट्र सरकार के अधीन संचालित होता है तथा जिसकी एकता अखंडता सर्वोपरि है। अगर भाग 4 संघ के सभी अनुच्छेदों 52 से लेके 151 के सरल भाषा में अगर अध्ययन किया जाए हो सकेगा तो हम लोग 2 पार्ट में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी डिटेल्ड और लंबा हो जाएगा। अगर संघ की कार्यपालिका की बात की जाए तो संघ की कार्यपालिका में होगा भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक व राज्य का प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसकी बात की जाए भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है तथा संघ की सभी कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करता है। इसका उल्लेख 53 में किया गया है। अगर 54 की बात की जाए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, इसकी बात की गई है 54 में। 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे और दूसरे राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पुदुचेरी संघ शासित राज्य में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी राष्ट्रपति चुनाव में शामिल कर लिया गया है। ये कर लिया गया है 1992 के संविधान संशोधन के। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद, राज्य विधानसभा मंडल के सभी मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे। जो मनोनीत सदस्य हैं उनका कोई रोल इसमें नहीं होगा। अगर 55 की बात की जाए तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी। अगर प्रक्रिया की बात की जाएगी, ये राष्ट्रपति की चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अन्य बातें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में दी गई है। के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होगा। वह ऐसी निर्वाचन में मतदान गुप्त होंगे तथा विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में एक रूपता रखी जाएगी। संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो, साथ ही राज्य के एक संघ के माध्यम से समानता हो। इससे प्राप्त करने के लिए राज्य
विधानमंडल विधानसभा संसद के प्रत्येक सदस्यों के मत की संख्या निम्न प्रकार के निर्धारित होती है। प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों का मूल उस राज्य की जनसंख्या को, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उस राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने से प्राप्त होता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। संसद के प्रत्येक सदन में निर्वाचित सदस्य के मतों का मूल्य सभी राज्य के विधायकों के मत के मूल्य के संसद की कुल सदस्य संख्या से भाग देने से प्राप्त होता है। ये सब दिया गया है। अगर 56 की बात की जाए, 56 के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, किंतु 5 वर्ष के पूर्व कभी भी उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगर कब जाता है, उसे संविधान का अतिक्रमण या करने पर ये 61 में दिया गया है। अगर 58 की बात की जाए, राष्ट्रपति बनने की योग्यता की बात की गई है। 59 की बात राष्ट्रपति की पद की शर्तों की बात की गई है। इसके अनुसार बिना किराए दिए शासकीय आवास का उपयोग करना तथा ऐसी परिचित भत्ते एवं विशेषाधिकार को हकदार होगा जो संसद के विधि द्वारा नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते, पेंशन अधिनियम 2008 के अनुसार वर्तमान में अभी एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है इनका वेतन। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, मतलब संचित निधि में भारित है, जो आयकर से मुक्त है। राष्ट्रपति की पर उपलब्धियां एवं भत्ते उसके पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। ये आर्टिकल 59(4) में दिया गया है। राष्ट्रपति की अगर शपथ की बात की जाए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके अनुपस्थित में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाएगा। राष्ट्रपति अपने पदीय कर्तव्यों को निर्वाह, संविधान के विधि परिरक्षण एवं संरक्षक प्रतिरक्षण एवं जनता की सेवा के कल्याण के निरात करने का शपथ ग्रहण करता है। अगर 61 की बात की जाए, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की बात करता है। बासठ की बातचीत की जाए तो राष्ट्रपति पद खाली होने पर चुनाव की बात करता है। अगर 63 की बात की जाए, भारत में उपराष्ट्रपति कौन होगा, क्या होगा, उसकी निर्वाचन प्रक्रिया क्या है, क्या नहीं है, कैसे क्या, उसमें बातें। और 64 की बात 64 की उपराष्ट्रपति के राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, कैसे क्या प्रक्रिया, उसकी बात की जाएगी। अगर 65 की बात की जाए तो राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर उपराष्ट्रपति का कार्य क्या, कैसे क्या होगा। जैसे ये है कि जैसे राष्ट्रपति नहीं होता, राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में 6 महीने तक उसमें पद में रहता है, लेकिन चुनाव भी कराया जाता है बाद में नए राष्ट्रपति के लिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात की गई है, ये तो नॉर्मली है, ये तो आप लोगों को आता ही होगा। उस उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई, उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर क्या है। उपराष्ट्रपति की शपथ की बात की गई है कि क्या है, कैसे क्या है, उपराष्ट्रपति का शपथ कैसे, कौन क्या क्या दिलाता है, इसकी बात की गई है। अगर 70 बात की जाए तो विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। अगर 71 की बात की कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवाद की बात की जाए, इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे हम लोग। के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधित विवाद निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा, मतलब SC का निर्णय अंतिम होगा। यदि उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित
को अवैध घोषित कर देता है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में रूप में निर्णय के पूर्ण किए गए कोई भी कार्य घोषित अवैध नहीं होंगे। 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा अनुच्छेद 71 में उपखंड 4 में जोड़ कर यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल के कुछ स्थान रिक्त हैं, अतः यदि किसी राज्य की विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचित के समय भंग हो तो तब उसका निर्वाचन अवैध होगा। राष्ट्रपति की अगर शक्तियों की बात की जाए, राष्ट्रपति द्वारा व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई है। राष्ट्रपति इन शक्तियों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, सामान्य शक्तियाँ, एक आपातकाल की शक्तियाँ। सामान्य शक्तियाँ की अगर बात की जाए तो कार्यपालिका की शक्ति, विधायिका की शक्ति, वित्तीय की शक्ति, न्यायिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति, ये होता है। अगर राष्ट्रपति की अगर नियुक्ति की बात की जाए तो राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है, जैसे संघ के मंत्रियों की नियुक्ति करता है, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, भारत के महाधिवक्ता की करता है, भारत के कैग नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षण की करता है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं उनकी अध्यक्ष की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की भी करता है। राष्ट्रपति अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की भी सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष की भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार की सदस्यों की अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और पिछड़े वर्ग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य क्षेत्र के राज्यपाल के प्रशासक की भी करता है। मुख्यमंत्री एवं दिल्ली और पुदुचेरी की वित्तीय आयोग की करता है और राज्य भाषा आयोग इत्यादि, मतलब 15, 16 या 20 के समथिंग लोग हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगर बात की जाए 72 की 72 की राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति उसको प्राप्त है। क्षमादान की मतलब क्षमा कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, लेकिन ये संसद की अनुमति से ही करता है। अगर 73 की बात की जाए, संघ की कार्यपालिका शक्ति की सीमा है। अगर राष्ट्रपति की सहायता के लिए सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, इसकी भी बात की गई है। अगर 75 की बात की जाए, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रियों की नियुक्ति कार्यकाल इनकी बात की गई। अगर 76 की बात की जाएगी 76, ये भारत की महान्यायवादी की बात करता है। 77 की बात की जाए तो ये भारत के कार्य कैसे चलेगा इसकी बात की जाए। 78 के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य। बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे पूरा समाप्त करने के लिए। थैंक यू।